आमतौर पे जब भी हम सफलता या दिमाग की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही आम सी धारणा सामने आती है। हाँ। वही कि सब कुछ एक तयशुदा हार्डवेयर की तरह है। बिल्कुल, मतलब जैसे जन्म के समय जो मानसिक क्षमता मिल गई, जो आईक्यू या जो किस्मत मिल गई, बस वही आखिरी सच है। ऐसा लगता है मानो इंसान का दिमाग पत्थर पर खींची गई कोई लकीर हो जिसे कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। और असल में यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसने सदियों से इंसान की क्षमताओं को बांध कर रखा है। विज्ञान हमें साफ साफ बता रहा है कि ये लकीरें पत्थर पर नहीं बल्कि बहते हुए पानी और रेत पर खींची रही हैं। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी भ्रम को गहराई से समझने और तोड़ने वाले हैं। हमारे पास एलीट ऑडियो बुक्स के एक बेहद दिलचस्प वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जी, जिसका नाम है ऑडियो बुक माइंडसेट, थिंक लाइक अ विनर। बिल्कुल, और हमारा मकसद ये डिकोड करना है कि सफलता कोई लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये विशुद्ध रूप से इंसान के दिमाग की वायरिंग का नतीजा है। सीगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इंसान अपनी इस मानसिक प्रोग्रामिंग को बदल सकता है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। मेरे मन में जो सबसे बुनियादी और बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि एक इंसान जो लगातार जीवन में जीत रहा है, हर मुश्किल पार कर रहा है, और दूसरा इंसान जो हमेशा संघर्ष कर रहा है, इन दोनों के दिमाग में वास्तव में क्या अंतर होता है? मतलब क्या वे शारीरिक रूप से अलग होते हैं? देखिए, अगर हम इसे जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। 86 अरब? बाप रे। हाँ, और पहले के वैज्ञानिकों का मानना था कि एक उम्र के बाद दिमाग का विकास रुक जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज की है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग का आकार और उसकी संरचना स्थिर नहीं है। हर बार जब कोई इंसान कुछ नया सोचता है, कुछ महसूस करता है या कोई काम करता है, तो ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर नए सर्किट या रास्ते बनाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दिमाग हर पल अपना नक्शा खुद दोबारा बना रहा है? बिल्कुल। अब आते हैं विजेता और हारने वाले इंसान के फर्क पर। मान लीजिए दोनों के सामने बिल्कुल एक ही जैसी चुनौती आ गई, कोई आर्थिक संकट ही समझ लीजिए। दोनों की स्थिति एक समान है? जी। जिस इंसान का दिमाग विजेता वाले माइंडसेट के लिए वायर्ड है, वो इस चुनौती को तुरंत एक फीडबैक और सीखने के अवसर के रूप में प्रोसेस करता है। मतलब उसका दिमाग तुरंत समाधान खोजने लगता है। एकदम सही। उसके न्यूरॉन्स इस तरह से जुड़े हैं कि मुश्किल आते ही दिमाग समाधान खोजने वाले हिस्से को सक्रिय कर देता है। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति की वायरिंग नकारात्मक है, उसका दिमाग उसी चुनौती को अलग तरह से देखता है। वो शायद खुद को पीड़ित मानने लगता है। हाँ, उसका दिमाग इसे दुनिया के अनुचित होने के पक्के सबूत के तौर पर देखता है। चुनौती एक ही है, लेकिन दोनों के दिमाग का सॉफ्टवेयर उसे अलग अलग तरह से पढ़ रहा है। मुझे ये बात एक नदी की तरह लगती है। मतलब अगर पानी लगातार एक ही दिशा में बहता रहे तो वो जमीन को काटकर अपना रास्ता गहरा कर लेता है। बहुत सटीक उदाहरण है ना? फिर पानी के लिए किसी और दिशा में बहना मुश्किल हो जाता है। या फिर ड्राइविंग का उदाहरण ही ले लीजिए। मैंने जब पहली बार कार चलाना सीखा था तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। क्लच दबाना है, गियर बदलना है, स्टीयरिंग संभालना है और सामने का ट्रैफिक भी तो देखना है। उस वक्त ऐसा लगता था कि दिमाग के सारे तार एक साथ खिंच गए हैं। ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होती है उस वक्त। हाँ, लेकिन कुछ महीनों के बाद वही काम इतना स्वाभाविक हो गया कि अब मैं गाड़ी चलाते हुए बात भी कर सकती हूँ और गाने भी सुन सकती हूँ। मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कि गियर कब बदलना है। ये ड्राइविंग वाला उदाहरण न्यूरोप्लास्टिसिटी के काम करने के तरीके को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। जब कोई काम पहली बार किया जाता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच का रास्ता बहुत कच्चा होता है। जैसी कोई पगडंडी हो। बिल्कुल। लेकिन जब उस काम को बार बार दोहराया जाता है और उसके साथ कोई भावनात्मक तीव्रता जुड़ी होती है तो दिमाग उस तंत्रिका पथ के चारों ओर माइलिन नाम की एक फैट या चर्बी की परत चढ़ा देता है। माइलिन? ये क्या काम करता है? माइलिन बिल्कुल बिजली के तारों पर लगे प्लास्टिक के कवर की तरह काम करता है। ये न्यूरॉन्स के बीच के सिग्नल की गति को कई गुना बढ़ा देता है और ऊर्जा को बिखरने से रोकता है। अरे वाह! जब किसी पाथवे पर माइलिन की परत मोटी हो जाती है तो वो सोच या वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। यही कारण है कि शुरुआत में जो काम पहाड़ जैसा लगता है, बाद में बिना सोचे होने लगता है। दिमाग ने उस पगडंडी को हाईवे बना दिया है। ये बहुत ही शानदार विज्ञान है। पर देखिए, इस विज्ञान को लेकर मेरे दिमाग में एक उलझन आ रही है। हाँ, बताइए। अगर ये इतना ही सीधा है,
अगर इंसान का दिमाग हमेशा खुद को बदलने के लिए तैयार है और नई वायरिंग बना सकता है, तो ज्यादातर लोग अपनी पुरानी नकारात्मक सोच में जिंदगी भर क्यों फंसे रह जाते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब वो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके आसानी से अपनी सोच क्यों नहीं बदल लेते? क्योंकि यहाँ कहानी में इंसान का अवचेतन मन और उसकी सीमित करने वाली धारणाएं प्रवेश करती हैं। अंग्रेजी में इन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जी, ये धारणाएं एक अदृश्य जेल की तरह काम करती हैं और इसके पीछे दिमाग का एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी हिस्सा जिम्मेदार है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या संक्षेप में RAS कहते हैं। RAS? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का स्पैम फिल्टर है। स्पैम फिल्टर मतलब ये गैर जरूरी जानकारी को रोकता है? बिल्कुल। जरा सोचिए, हर सेकंड हमारी आंखें, कान और त्वचा लाखों करोड़ों बाइट्स की जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। अगर दिमाग हर एक जानकारी पर ध्यान देने लगे तो इंसान का सिस्टम तो क्रैश ही हो जाएगा। एकदम सही। इसलिए विकासवाद के दौरान हमारे दिमाग में RAS नाम का ये फिल्टर बना। इसका काम है ये तय करना कि कौन सी जानकारी हमारे चेतन मन तक पहुंचेगी और कौन सी अनदेखी कर दी जाएगी। ओह अच्छा, मुझे यहाँ वो मशहूर किस्सा याद आ रहा है। जैसे जब कोई इंसान एक नई कार खरीदने का मन बनाता है, मान लीजिए कि उसे लाल रंग की एक खास SUV खरीदनी है। हाँ, लाल कार वाला उदाहरण। तो अचानक उसे सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने अचानक रातों रात वही कार खरीद ली हो। हकीकत में सड़क पर लाल कारों की संख्या नहीं बढ़ी है, वे कारें कल भी वही थीं। लेकिन कल तक हमारा दिमाग उन्हें इग्नोर कर रहा था। हाँ, कल तक आपका RAS उन्हें गैर जरूरी मानकर फिल्टर कर रहा था। जैसे ही आपने दिमाग को ये संदेश दिया कि लाल कार मेरे लिए महत्वपूर्ण है, RAS ने उस फिल्टर को हटा दिया और वो कार हर जगह दिखने लगी। तो इसका हमारी मान्यताओं और असफलता से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। मान लीजिए किसी इंसान के अवचेतन मन में ये धारणा गहराई तक बैठ चुकी है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या पैसे कमाना तो बुरे लोगों का काम है। बचपन की कंडीशनिंग की वजह से। बिल्कुल। उसका RAS इस धारणा को एक निर्देश की तरह लेगा। अब वो इंसान दुनिया में कहीं भी जाएगा, उसका RAS केवल उन्हीं घटनाओं और लोगों को फिल्टर करके अंदर लाएगा जो इस बात को सच साबित करते हों। मतलब वो सिर्फ वही देखेगा जो उसकी नेगेटिव सोच को सही ठहराए। हाँ, अगर सामने कोई बहुत बड़ा अवसर या मौका खड़ा भी होगा तो RAS उसे लाल कार की तरह नहीं दिखाएगा, बल्कि उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देगा। रुको, मुझे यहाँ इस बात पे थोड़ी असहमति जतानी है। जी कहिए। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हैं कि इंसान की सारी समस्याएं सिर्फ उसके दिमाग की उपज है। मतलब अगर कोई इंसान सच में किसी बहुत ही कठिन आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति में फंसा हुआ है जहां सच में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो क्या सिर्फ सोच बदल लेने से इस अदृश्य जेल की दीवारें टूट जाएंगी? ये सवाल अक्सर उठता है। परिस्थितियां तो फिर भी वैसी ही रहेंगी ना? देखिए, ये एक बेहद तार्किक और महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, परिस्थितियां काल्पनिक नहीं हैं, वे पूरी तरह से वास्तविक हैं। गरीबी, संसाधन न होना या खराब माहौल एकदम सच है। तो फिर सिर्फ दिमाग बदलने से क्या होगा? विज्ञान हमें ये नहीं कह रहा है कि सोच बदलने से रातों रात बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। विज्ञान ये कह रहा है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी कुछ छोटे छोटे अवसर हमेशा छिपे होते हैं जिन्हें पकड़कर इंसान बाहर निकल सकता है। अच्छा। लेकिन अगर दिमाग का RAS ये मान चुका है कि कुछ नहीं हो सकता, तो वो इंसान उस परिस्थिति में छिपे हुए उन छोटे अवसरों को देख ही नहीं पाएगा। वो पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। तो बाहरी दुनिया को बदलने से पहले दिमाग का फिल्टर बदलना जरूरी है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति 1985 के पुराने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आज के आधुनिक और तेज बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहा हो। ये उदाहरण बहुत सटीक है। हार्डवेयर यानी शरीर तो आज का है, लेकिन सॉफ्टवेयर 1985 का चल रहा है। हाँ, और वो सिस्टम लगातार क्रैश होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान अपनी इस पुरानी प्रोग्रामिंग की खामी को पहचान ले, तो वो नया विजेता का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकता है? इसके लिए वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में बहुत अच्छे सिद्धांत दिए गए हैं। हाँ, हमने रिसर्च में देखा था कि एक्सट्रीम ओनरशिप और अबंडेंस प्रोसेसिंग जैसे सिद्धांतों की बात की गई है। इसको थोड़ा और खोलते हैं। नया सिस्टम इंस्टॉल करने की शुरुआत एक्सट्रीम ओनरशिप से होती है। जी।
इसका अर्थ केवल अपनी गलतियों को मानना नहीं है। तो इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि इंसान अपने जीवन की हर स्थिति के लिए 100% जिम्मेदारी ले ले। जब कोई व्यक्ति अपनी हार के लिए खराब अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देता है तो वो पल भर के लिए अपनी ईगो को बचा लेता है। हाँ, खुद को तसल्ली दे देता है। हाँ, लेकिन वो अपने जीवन का पूरा नियंत्रण उन बाहरी चीजों के हाथ में सौंप देता है। एक्सट्रीम ओनरशिप इंसान को उस लाचारी से बाहर निकालकर वापस ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। समझ गए। और ये अबंडेंस प्रोसेसिंग या प्रचुरता की सोच क्या है? प्रचुरता की सोच का मतलब है दुनिया को एक ऐसे खेल के रूप में न देखना जहां एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। मतलब कोई जीरो सम गेम नहीं है। बिल्कुल। हारने वाले माइंडसेट वाले लोग दुनिया को एक छोटे से पिज्जा की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया तो उनके लिए कम बचेगा। और विजेता माइंडसेट वाले वे जानते हैं कि अवसर असीमित हैं। ये सोच इंसान को ईर्ष्या और असुरक्षा से निकालकर सहयोग और विकास की ओर ले जाती है। ये सब सुनने में बहुत आदर्श और अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब इंसान काम शुरू करने की सोचता है, एक्शन लेने में, है ना? हाँ, ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे अभी प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं आ रही है। जब अंदर से मोटिवेशन आएगी तब मैं काम शुरू करूंगी। मतलब मैं खुद भी कई बार ऐसा महसूस करती हूँ कि जब मूड अच्छा होगा तभी वो अहम ईमेल लिखूंगी। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा जाल है। लोग मोटिवेशन के आदी हो चुके हैं। वे इसे एक जादुई गोली की तरह देखते हैं। तो क्या सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते? बिल्कुल नहीं। विज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग स्वभाव से ऊर्जा बचाना चाहता है। विकासवाद के दौरान इंसान को हमेशा खाने और ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ा है। तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड हमेशा आराम करने का होता है। एकदम सही। दिमाग कहता है कुछ मत करो, ऊर्जा बचाओ। और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई इंसान आलस्य करता है या काम टालता है तो दिमाग उसे इनाम के तौर पर डोपामीन रिलीज करता है। क्या मतलब आलस करने पर शरीर हमें इनाम दे रहा है? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, क्योंकि दिमाग को लगता है कि आप सुरक्षित हैं और ऊर्जा बचा रहे हैं। सफल लोग इस बात को समझते हैं। वे कभी भी प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेरणा कभी अपने आप नहीं आएगी। तो वो क्या करते हैं? वे अनुशासन का निर्माण करते हैं। और अनुशासन का मतलब खुद को तकलीफ देना या सजा देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने इस डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह से हैक करना या रीप्रोग्राम करना कि काम पूरा करने के बाद जो खुशी मिले वो काम टालने की खुशी से बड़ी हो। इस हैक करने वाली बात से मुझे वो 5 मिनट का नियम याद आ रहा है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। जी, द 5 मिनट रूल। अगर कोई इंसान परफेक्शनिज्म की बीमारी से पीड़ित है, जिसे लगता है कि जब तक सारी स्थितियां एकदम परफेक्ट नहीं होंगी वो काम शुरू ही नहीं करेगा, उसके लिए ये नियम कैसे काम करता है? ये नियम दिमाग को धोखा देने का सबसे खूबसूरत वैज्ञानिक तरीका है। धोखा कैसे? देखिए, जब इंसान किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है तो दिमाग के उस हिस्से में हलचल होती है जो दर्द या खतरे को महसूस करता है। दिमाग कहता है ये बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत ऊर्जा लगेगी, इसे टाल दो। फिर से ऊर्जा बचाने वाला डिफॉल्ट मोड। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान खुद से केवल ये कहता है कि मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा और फिर छोड़ दूंगा, तो दिमाग का वो रक्षा तंत्र शांत हो जाता है। 5 मिनट का काम दिमाग को कोई बड़ा खतरा नहीं लगता। और एक बार जब वे 5 मिनट के लिए काम शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? मनोविज्ञान में इसे ज़ीगार्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरे काम को पसंद नहीं करता। अच्छा। हाँ, जब कोई इंसान 5 मिनट के लिए काम शुरू कर देता है और जड़ता टूट जाती है तो दिमाग के रसायन बदल जाते हैं। अब डोपामाइन काम टालने के लिए नहीं, बल्कि उस शुरू किए गए काम को पूरा करने की इच्छा के लिए रिलीज होने लगता है। अरे वाह! और यही 5 मिनट अक्सर घंटों के गहरे काम में बदल जाते हैं। इसके साथ ही सफल लोग एग्जीक्यूशन स्प्रिंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये 90 मिनट वाला स्प्रिंट है ना? जी। वे अपने फोन और सारे भटकाव बंद करके 90 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करते हैं और फिर आराम करते हैं। यह तरीका इंसान की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। ये सच में बहुत व्यवहारिक है, 5 मिनट का धोखा देकर शुरुआत करना। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान ये सब करेगा, अनुशासन लाएगा, नया सिस्टम बनाएगा, तो रास्ते में भयंकर असफलताएं और बाधाएं भी आएंगी। ये तो तय है, सफर कभी भी सीधा नहीं होता। हाँ, इसलिए अब उस मानसिक लचीलेपन या मेंटल रेजिलियंस पर बात करना जरूरी है जो इंसान को टूटने से बचाता है। हमने रिसर्च के दौरान एक कहानी देखी थी जिसने मेरा नजरिया पूरी तरह बदल दिया। चीनी बांस के पेड़ की कहानी। वो कहानी तुरंत मिलने वाले इनाम को टालने की क्षमता का बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण है।
इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। मैं उस कहानी को थोड़ा समझाती हूँ। जब इस खास बांस के पेड़ का बीज जमीन में बोया जाता है ना, तो उसे लगातार पानी और खाद देनी पड़ती है। लेकिन पहले साल जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। सिर्फ पहला साल नहीं, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल बीत जाता है और जमीन पर एक छोटा सा पौधा भी दिखाई नहीं देता। किसी भी आम इंसान को तो लगेगा कि ये बीज मर चुका है और वो अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन फिर 5वें साल में अचानक जमीन फटती है और वो बांस का पेड़ महज 6 हफ्तों के भीतर 90 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। और ये प्रकृति का चमत्कार नहीं, बल्कि जीव विज्ञान है। उन शुरुआती 4 सालों में वो पेड़ कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है। तो वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैला रहा था। एकदम सही। वो जमीन के अंदर अपनी जड़ों का एक विशाल और बेहद मजबूत तंत्र विकसित कर रहा था। अगर वो पेड़ पहले ही साल में 90 फीट बढ़ने की कोशिश करता तो पहली ही आंधी में जड़ से उखड़ जाता। क्या बात इंसानी जिंदगी पर कितनी गहराई से लागू होती है। ज्यादातर लोग अपनी सफलता के टिपिंग पॉइंट या उस जादुई पल से ठीक एक कदम पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के ऊपर कोई नतीजा नहीं दिख रहा होता। हाँ, उन्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि अंदर ही अंदर उनकी जड़ें यानी उनके कौशल और उनका चरित्र मजबूत हो रहा होता है। बिल्कुल। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वे असफलता और बाधाओं को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। मतलब वे हार नहीं मानते। हाँ, जब जड़ें मजबूत हो रही होती हैं तो असफलताएं आती हैं, लेकिन सफल लोग इन असफलताओं को खुद पर एक व्यक्तिगत हमले की तरह देखने के बजाय केवल एक फीडबैक या डेटा के रूप में देखते हैं। इससे वे एंटी फ्रैजाइल बन जाते हैं। एंटी फ्रैजाइल, इसका क्या मतलब है? देखिए, कुछ चीजें नाजुक होती हैं जो झटके लगने पर टूट जाती हैं। कुछ चीजें मजबूत होती हैं जो झटके सह लेती हैं लेकिन वैसी ही रहती हैं। पर एंटी फ्रैजाइल वो गुण है जहां कोई चीज मुश्किलों, झटकों और तनाव से गुजरने के बाद पहले से कहीं अधिक मजबूत और बेहतर हो जाती है। इंसान का दिमाग और उसकी मांसपेशियां एंटी फ्रैजाइल हैं। जब तक इन्हें चुनौती नहीं मिलेगी, ये विकास नहीं करेंगे। इस मानसिक मजबूती को लेकर स्रोत में एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी बात सामने आई थी, भावनात्मक संप्रभुता या इमोशनल सॉवरेनिटी। जी, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका जो उदाहरण था उसने मुझे चौंका दिया। जैसे मैं उदास हूँ और मुझे उदासी महसूस हो रही है के बीच का फर्क। हाँ, शुरुआत में मुझे लगा कि ये सिर्फ शब्दों का खेल है, लेकिन इसका असर बहुत अलग बताया गया है। ये महज शब्दों का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। जब कोई इंसान कहता है मैं उदास हूँ या मैं गुस्से में हूँ, तो वो अनजाने में अपनी पूरी पहचान को उस भावना के साथ जोड़ लेता है। मतलब वो खुद ही उदासी बन जाता है। बिल्कुल, उसका दिमाग मानता है कि वो व्यक्ति खुद ही वो भावना बन चुका है। ऐसे में उस भावना से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि दिमाग के उस हिस्से ने नियंत्रण ले लिया है जो भावनाओं को चलाता है। और जब वो कहता है मुझे उदासी महसूस हो रही है, तब क्या होता है? तब वह अपने और उस भावना के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना लेता है। वह भावना एक बादल की तरह हो जाती है जो आसमान से गुजर रही है, और वह इंसान खुद वो आसमान है। अरे वाह, क्या बात है। बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन आसमान अपनी जगह स्थिर रहता है। ये छोटी सी भाषाई दूरी दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देती है, जो तर्क और निर्णय लेने वाला हिस्सा है। तो इससे इंसान को ये आजादी मिलती है कि वो उस भावना पर कैसी प्रतिक्रिया देना चाहता है, बजाय इसके कि भावना उसे कंट्रोल करे। एकदम सही। ये सच में नजरिया बदलने वाला है। तो अब हमारे पास विजेता का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 5 मिनट का नियम है और बांस के पेड़ जैसा लचीलापन भी है। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जी। सफलता की गति को कैसे तेज किया जाए? सिर्फ टिके रहना ही तो काफी नहीं है ना। इंसान नए कौशल या स्किल्स को तेजी से कैसे सीख सकता है? यहाँ रैपिड लर्निंग या तेज गति से सीखने का विज्ञान काम आता है। इसके 3 मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। पहला है एक्टिव प्रोसेसिंग। एक्टिव प्रोसेसिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जानकारी को सिर्फ निष्क्रिय होकर किसी ऑडियो बुक की तरह सुनना नहीं, बल्कि उस पर सवाल उठाना, उसे अपनी जिंदगी की घटनाओं से जोड़ना। अंत बहुत ही महत्वपूर्ण है,
जिसे स्पेस्ड रिपीटेशन कहते हैं। स्पेस्ड रिपीटेशन, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्योंकि हम सबने तो स्कूल और कॉलेज में परीक्षा से एक रात पहले लगातार 10 घंटे बैठकर रट्टा मारा है। हाँ, और इसीलिए परीक्षा के 2 दिन बाद वो सब कुछ भूल भी जाता है। बिल्कुल सच कहा, ऐसा ही होता था। देखिए, जब इंसान एक ही रात में सब कुछ रटता है तो वो जानकारी सिर्फ दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। लेकिन जब इंसान किसी जानकारी को पढ़ता है और फिर उसे कुछ दिनों के अंतराल पर दोबारा पढ़ता है तो उस बीच के समय में दिमाग आराम कर रहा होता है। और उस आराम के समय में क्या होता है? इसी आराम के समय में दिमाग के न्यूरॉन्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं और नई जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का करते हैं। यानी सीखना तब नहीं होता जब आप पढ़ रहे होते हैं, बल्कि सीखना तब पक्का होता है जब आप पढ़कर आराम कर रहे होते हैं। अंतराल या गैप देना बहुत जरूरी है, यह बहुत ही तार्किक है। और जो तीसरा सिद्धांत था, टीचिंग माइंडसेट, मतलब इस तरह सीखना जैसे किसी और को पढ़ाना हो। हाँ, जब इंसान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए सीखता है तो दिमाग केवल सतही जानकारी को याद रखता है। लेकिन जब कोई इस इरादे से सीखता है कि उसे ये जटिल विषय कल किसी बच्चे या दोस्त को समझाना है, तो दिमाग जानकारी को एक अलग तरीके से डिकोड करता है। वो तर्कों को जोड़ता है, उदाहरण ढूंढता है और उन कमियों को पकड़ने लगता है जो साधारण तरीके से पढ़ने पर छूट जाती हैं। और इन सबसे ऊपर एक ऐसा नियम है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका गणित दिमाग घुमा देने वाला है। The 1% रूल। हाँ, 1% का नियम। यह विचार कि हर दिन अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पलटने के बजाय केवल 1% का सुधार किया जाए। अगर कोई इंसान हर दिन केवल 1% बेहतर होता है तो कंपाउंडिंग के विज्ञान के अनुसार 1 साल के अंत में वह अपने शुरुआती स्तर से 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना, ये गणित वाकई में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये गणित इतना ही सीधा और जादुई है तो ज्यादातर लोग इस 1% वाली नियम में फेल क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे फिर से हमारे दिमाग का वही आदि मानव वाला रक्षा तंत्र काम कर रहा है। कैसे? हमारा दिमाग किसी भी बड़े या अचानक हुए बदलाव को एक खतरे के रूप में देखता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक सोचे कि वो कल से रोज सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ेगा, तो दिमाग का अलार्म सिस्टम बज उठता है और वो इंसान कुछ ही दिनों में हार मान लेता है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान सिर्फ 1% बदलाव करता है, जैसे कि मैं कल सिर्फ 5 मिनट ज्यादा दौड़ूंगा, तो ये बदलाव इतना छोटा होता है कि दिमाग का रक्षा तंत्र इसे पकड़ ही नहीं पाता। 1% का नियम दिमाग के रडार के नीचे से निकल जाता है। तो फिर लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वे इस 1% को ट्रैक नहीं करते। इंसान को तुरंत परिणाम चाहिए होते हैं। तुरंत नतीजे देखने की आदत। हाँ? जब कोई व्यक्ति 1 हफ्ते तक 1% बेहतर काम करता है और उसे अपने बैंक बैलेंस या अपनी सेहत में कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं दिखता, तो उसका डोपामाइन गिर जाता है। उसे लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा है। वो बांस के पेड़ वाली कहानी भूल जाता है। एकदम सही। जो लोग इस 1% सुधार को रोज एक डायरी में ट्रैक करते हैं, उनका दिमाग उस छोटे से टिक मार्क को देख के ही डोपामाइन रिलीज करता है और आदतें पक्की होने लगती हैं। ये पूरी चर्चा वाकई में बहुत गहरी रही है। आज के इस डीप डाइव में हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि सफलता कोई जादुई लकीर नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के 86 अरब न्यूरॉन्स हर पल हमारी सोच के अनुसार खुद को बदल रहे हैं। बिल्कुल। हमने जाना कि कैसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे लिए अवसरों के दरवाजे खोल या बंद कर सकता है, कैसे 5 मिनट का नियम आलस्य के विज्ञान को मात देता है और कैसे बांस के पेड़ की तरह जड़ें मजबूत करने में समय लगता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सारे वैज्ञानिक तथ्य और ये सारी जानकारी तब तक किसी काम की नहीं है जब तक इसे रोजमर्रा के जीवन में उतारा ना जाए। सही कहा। न्यूरोविज्ञान ये साबित कर चुका है कि नई जानकारी मिलने के तुरंत बाद कुछ ही घंटों तक हमारा दिमाग बदलाव के लिए सबसे ज्यादा खुला और तैयार होता है। इसलिए अमल करने का समय हमेशा अभी होता है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला भी है और डरावना भी है। जी। हमने शुरुआत में बात की थी कि हमारा दिमाग बहते पानी और रेत पर खींची लकीर की तरह है, जो हर विचार और हर काम के साथ हर सेकंड रिवायर हो रहा है, जो कि एक निर्विवाद वैज्ञानिक तथ्य है। तो जरा सोचिए, अगर ये बात सच है तो क्या हमारी रोजमर्रा की वे आदतें जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, जैसे बिना सोचे समझे घंटों तक सोशल मीडिया पर लगातार रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहना, क्या वे अनजाने में हमारे दिमाग को उसी हारने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम तो नहीं कर रही हैं? यह वास्तव में एक बहुत ही गंभीर और आत्ममंथन करने वाला विचार है ना? अगर हर पल दिमाग नया आकार ले रहा है
तो घंटों तक स्क्रीन पर अंगूठा घिसते हुए लोग किस चीज में मास्टर बन रहे हैं? वो अपने ध्यान को टूटना और बिखरना सिखा रहे हैं। तुरंत मिलने वाले सस्ते डोपामाइन के आदी हो रहे हैं, जो बांस के पेड़ वाले धैर्य के बिल्कुल उलट है। हर एक सेकंड की आदत दिमाग को एक दिशा दे रही है। तो ये बात हम सभी को सोचने की जरूरत है कि आज हम अपने दिमाग रूपी हार्डवेयर को रोज कौन सा नया फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि आपकी हर एक क्रिया, हर एक विचार ये तय कर रहा है कि आपके दिमाग की वो नदी कल किस दिशा में बहेगी। इसी गहरी सोच के साथ आज के लिए हम इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।